पार्ट है इट इज सेड एज टाइम ऑफ द ईयर, मतलब साल के कौन से टाइम में आप ये चीज जो है, ये मौसम जो आता है, ये कौन से महीने से कौन से महीने तक आता है। तो उस हिसाब से हमें एक साल भर का जो समय होता है कि ये समय है ये मौसम के लिए, ठीक है, तो वो मौसम के बारे में हम पता करेंगे, राइट। तो नेक्स्ट सेकंड कॉलम इज गिवन एज सीजन, जहां पर हमें मतलब भारतीय लैंग्वेज में या फिर अगर हम कहें तो हिंदी लैंग्वेज में हमें यहाँ पर ये मौसम के बारे में दिया गया है, जिसे हम इंग्लिश में सीजन कहते हैं। लेकिन अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो यहाँ पर हमें वसंत, वर्षा, हेमंत, ये वर्ड्स हमें दिखाई दे रहे हैं जो नॉर्मली इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में यूज नहीं होता। लेकिन भारतीय लैंग्वेज में जैसे अगर हम बंगाली में कहें तो भी हम वसंत ऋतु कहते हैं, वर्षा ऋतु, हेमंत। तो ये कहीं ना कहीं ऋतुएं जो है, चाहे आप हिंदी में कहें, मराठी में कहें, बंगाली में कहें या फिर भारत के कोई भी लैंग्वेज में कहें, तो कहीं ना कहीं ये टर्म्स, ये जो वर्ड्स हैं वो सेम टाइप के, जैसे ही सेम तरीके से ही प्रोनाउंस होता है। लेकिन जैसे ही हम भाषा बदलते हैं, यानी कि कोई भी भारतीय लैंग्वेज के बाहर जाकर कोई फॉरेन लैंग्वेज की अगर हम यूज करें तो ऑटोमेटिकली वो टर्म चेंज हो जाएगा। जैसे अभी हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में उसका नाम अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में पहले हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं आज। तो टाइम ऑफ द ईयर, तो यहाँ पर देखिए आप 6 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। तो अगर हम मिड फेब्रुअरी यानी कि फेब्रुअरी महीने के मध्य से या फिर बीच से अगर हम बात करें तो बीचों बीच फेब्रुअरी के महीने से लेकर अप्रैल महीने के बीचों बीच तक। तो यहाँ पर जो मिड वर्ड यूज किया गया है उसका मतलब है कि महीने के बीचों बीच। तो अभी हमें ऑलरेडी ये फेब्रुअरी और अप्रैल मंथ दिखाई दे रहा है, राइट। लेकिन इसमें जब हम बात करें तो ये महीने के पहले MID वर्ड जो है ये यूज किया गया है, ठीक है। तो अभी हर एक कॉलम में अगर आप देखें तो यहाँ पर भी मिड वर्ड यूज किया गया है, यहाँ पर भी मिड वर्ड यूज किया गया है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बीचों बीच। तो अब जैसे फेब्रुअरी के बीचों बीच से लेकर अप्रैल के बीचों बीच तक अगर आप देखें तो हम वसंत ऋतु को मतलब मानते हैं, या फिर वसंत ऋतु जो है उसे हम एहसास करते हैं। तो अब वसंत ऋतु जो है उसका क्या मतलब है, नॉर्मली इस ऋतु में या फिर इस मौसम में अगर आप देखें तो छोटे छोटे फूल पत्तियां बहुत सारे खिलते हैं चारों तरफ। जो अगर मतलब अगर कुछ दिन पहले तक अगर आपको गर्मी में सूखा अगर आपने देखा कि हाँ ये सूखा हुआ जगह है, कहीं ना कहीं ये वसंत ऋतु में ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि उसके बाद जो है झाड़ पेड़ में आपको छोटे छोटे हरे हरे पत्तियां जो है खिलते हुए नजर आएंगे, या फिर जो फ्लावर प्लांट्स होते हैं या फिर जिसमें फूल खिलते हैं, ऐसे झाड़ या पेड़ में भी आपको दिखाई देगा कि कुछ दिन पहले तक वो सिर्फ पत्तों से भरे हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ही वसंत ऋतु आता है या फिर वसंत ऋतु की शुरुआत होती है, वहां से आपको दिखेगा कि उसमें रंग बिरंगी फूल खिलते हैं, राइट। तो नॉर्मली ये वसंत ऋतु में अगर आप देखें तो दूसरे तरीके से बताया जाए तो जीवन की शुरुआत, नए जीवन की शुरुआत को हम महसूस करते हैं। तो उसको ही जब हम इंग्लिश में समझने की कोशिश करेंगे तो वसंत ऋतु को इंग्लिश में हम स्प्रिंग सीजन कहेंगे, ठीक है। तो स्प्रिंग सीजन, अगर आप स्प्रिंग वर्ड का इंग्लिश में अगर आप देखें तो अलग अलग तरीके से उसका अलग अलग मीनिंग होता है। तो सीजन के हिसाब से, मौसम के हिसाब से स्प्रिंग यानी कि वसंत ऋतु। अब स्प्रिंग का दूसरा मतलब अर्थ भी होता है, जैसे हम बॉल पेन यूज करते हैं तो पीछे से हम बटन को प्रेस करते हैं तो कभी उसका निब बाहर आता है, कभी उसका निब अंदर जाता है। तो वो वाले पेन में भी जब हम रिफिल डालते हैं तो वहां पे आप देखेंगे कि छोटा सा एक स्प्रिंग यूज किया जाता है, ठीक है। कभी आपको लगेगा कि जैसे कोई अगर बहुत उछल कूद कर रहा है कोई, तो हम नॉर्मली उसे मजाक से कहते हैं कि आपके पैरों के नीचे क्या स्प्रिंग लगी है कि आप एक जगह पर रुके नहीं रह सकते, आप ऐसे एक जगह पर उछलते कूदते रहते हैं। तो स्प्रिंग वर्ड का मतलब अलग अलग तरीके से, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में या फिर सिचुएशन में जिस तरह से आप व्यवहार करना चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम स्प्रिंग को जो है एक मौसम का नाम दिया गया है। तो स्प्रिंग सीजन का मतलब है वसंत ऋतु, ठीक है। अब वहां से अगर हम
सेकंड कॉलम में जाएं तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी यस टीचर मैम ए बॉक्स में बताऊँ क्या पूरा? हाँ बोलिए। टीचर मैं सेकंड वाले का आंसर बताऊं? मैम हाँ बोलिए। थर्ड वाला मैम हाँ वसंत ये का है। सेकंड वाला बताइए, सेकंड वाला बताइए। अभी देखिए फेब्रुअरी मैं का बताऊँ क्या बीच पूरा? टीचर मैं ओके अनुष्का बताऊं? मैं पूरा बॉक्स बताऊँ क्या मैम हरिओम? अच्छा ठीक है, कोई एक जन बताएगा। एक मिनट पहले मुझे मैम टीचर मैं देखने अनुष्का। 1 मिनट टीचर 1 मैं मिनट, नो नीड टू अनुष्का। फाइट, नो नीड टू फाइट, लेट्स मैम सी whose hands are raised। ओके हरिओम बेटा आप बताइए। मैम पूरा बॉक्स बताऊंगा। अच्छा एक एक बताइए, एक एक बताइए, सबको चांस मिलना चाहिए। मैम वसंत का है स्प्रिंग। हाँ वसंत का स्प्रिंग, वो हमने ऑलरेडी, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया है। अभी आप मुझे सेकंड वाला जो कॉलम है वो बताइए, सेकंड रो का, मिड अप्रैल से लेकर मिड जून तक। चैत्र मैम 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 वसंत के नीचे है ग्रीष्म। ग्रीष्म, ओके ग्रीष्म या फिर गर्मी का मौसम जो होता है जिसे हम इंग्लिश में समर सीजन कहते हैं, राइट। ओके और वर्षा का रेनी सीजन। रेनी सीजन या फिर इंग्लिश में और एक भी है, रेनी के जगह पे हम मॉनसून सीजन भी बोल सकते हैं, यानी कि बारिश का मौसम, ठीक है। तो वर्षा यानी कि बारिश का मौसम इंग्लिश में। एक मिनट एक मिनट, आप लोगों का एंथुजियाज्म बहुत है, एनर्जी बहुत है आप लोगों को। आंसर भी सही है, सिर्फ आप जब मैं बता रही हूँ ठीक है आप रेनी सीजन बताइए, लेकिन जब मैं दूसरा कोई टर्म बोल रही हूँ सेम सीजन के लिए, वो भी आप जरा सुन लीजिए, तो फिर आपको एक नया टर्म सीखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो रेनी सीजन ये कॉमन सीजन है, ये कॉमन नेम है, ये हम सबको पता है, रेनी यानी कि बारिश से जुड़ा हुआ। तो इंग्लिश में ही रेनी सीजन को और एक तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज मॉनसून सीजन, ठीक है। चलिए वेरी गुड। अब मुझे कोई और बताएगा, और मिड अगस्त से लेकर मिड अक्टूबर। अनुष्का, अनुष्का, अनुष्का आई थिंक यू हैव रेज्ड योर हैंड। टीचर मैं अनुष्का बताऊं? हाँ अनुष्का बताइए। टीचर मिड अगस्त टू मिड अक्टूबर का सीजन है शरद एंड इंग्लिश नेम है एटम्स। अच्छा शरद सीजन कहते हैं क्या, जिसे नॉर्मली अगर आप मतलब उसे अब देखिए, मतलब वो हिंदी में जिसे हम पतझड़ कहते हैं, यानी कि जिसमें पत्तियां गिरती हैं नीचे, और जो हरे भरे पेड़ होते हैं वो कहीं ना कहीं उसके पत्ते सूख कर नीचे गिरने लगते हैं। तो नॉर्मली मुझे पता है वो पतझड़ बोलते हैं, लेकिन फिर उसको शरद कहते हैं क्या? हो टीचर। यस ओके ओके टीचर वही कहते हैं। ऑल राइट ओके फाइन। अब इंग्लिश में जिसे हम ऑटम कह रहे हैं, इंग्लिश में ऑटम का एक दूसरा नाम भी है। तो ऑटम के जगह पर अगर किसी को ऑटम वर्ड नहीं पता है या फिर याद नहीं है, तो हम फॉल भी कह सकते हैं, FALL फॉल। नॉर्मली फॉल का मतलब क्या है, गिर जाना इंग्लिश में, या फिर मतलब जैसे लेडीज जब साड़ी पहनती हैं तो साड़ी के नीचे फॉल लगाया जाता है, राइट। लेकिन यहाँ पर हम अगेन आई एम यूजिंग दैट वर्ड फॉल। सीजन का मतलब क्या है कि पतझड़ का सीजन या फिर ऑटम, ठीक है। तो हम जहाँ पर पॉसिबल है वी आर यूजिंग टू वर्ड्स, ऑल राइट। मिड अक्टूबर टू मिड दिसंबर, यहाँ पर दोनों वर्ड्स दिए गए हैं ऑलरेडी। हेमंत ऋतु यानी कि प्री विंटर, ठंड के पहले। प्री का मतलब क्या है कि पहले, जैसे मेन विंटर सीजन है तो ठंडी का मौसम हम बता रहे हैं, या फिर जब कड़ाके की ठंड पड़ती है तो विंटर सीजन, राइट। अभी जैसे ये दिसंबर जनवरी का मौसम है, टाइम है, इसे हम विंटर सीजन कहेंगे। लेकिन प्री का मतलब क्या है कि उसके पहले, जस्ट विंटर सीजन के जस्ट थोड़ा सा, मतलब इमीडिएटली पहले जब हम बात करें, तो तभी भी पूरे मतलब पूरे तरीके से ठंड नहीं पड़ती, लेकिन उसके पहले मतलब हल्का हल्का सा आपको लग रहा है कि हाँ अभी हमें स्वेटर निकलना चाहिए या फिर शाल पहनना चाहिए। तो ये जब आपको समझ में आ जाता है तो यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज प्री विंटर सीजन, ऑल राइट। एंड लास्ट वन, विंटर का आप मुझे हिंदी शब्द बताएं। शीत मैं बताऊं? शीत, यस शिशिर 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 बोलेंगे उसको, और एक दूसरा वर्ड शिशिर होता है।
शीतकाल मुझे पता है, ठंड का मौसम हम बोल सकते हैं। ओके फाइन, अगर आप कह रहे हैं शिशिर तो आई विल क्रॉस चेक वंस अगेन, एक बार मतलब मेरे खुद के लिए भी मैं एक बार देख लूंगी, ठीक है। ऑल राइट, शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज? इंग्लिश में विंटर। यस टीचर। ओके यस मैम। ओके फाइन, ठीक है। अभी यहाँ पर मैच द वेदर विद द सीजन्स, टीचर पहला मैं बताऊं क्या? अंडरस्टैंडिंग ऑफ सीजन, मंथ्स एंड अदर डिटेल्स। ऑल राइट, अच्छा यहाँ पर विंटर सीजन में क्या होगा बताइए? कोल्ड 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 होगा, COLD, कोल्ड होगा। कोल्ड। ऑल राइट, कोल्ड। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको जो कहा, यहाँ पर रेनी वर्ड यूज नहीं किया गया है, यहाँ पर मॉनसून वर्ड यूज किया गया है, तो मतलब बारिश का मौसम। तो अब मॉनसून में रेनी वेरी गुड। स्प्रिंग, मानसून रेनी। ओके वेरी गुड। स्प्रिंग प्लेजेंट। प्लेजेंट, ओके प्लेजेंट। प्लेजेंट का मतलब क्या है कि ना बहुत गर्मी ना बहुत ठंड, लेकिन मतलब आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। मतलब जगह अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपको मतलब आपका जो मूड चेंज हो जाता है कि अरे वाह आज मतलब बाहर बहुत सुहाना मौसम है, जिसे हम नॉर्मली कहते हैं ना इस तरह से। तो जो आपके दिल को, आपके मन को बहुत खुश कर देता है, आपको खुशी से भर देता है, ऐसा एक मौसम, राइट। ऑल राइट, ओके। प्री विंटर, विंडी कूल विंडी विंडी, विंडी टीचर। ओके 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 ओके। समर विल बी WINDY। हॉट टीचर। कूल COOL कूल ऑल राइट, ओके फाइन। आप लोग ऑलरेडी तैयार होकर ही बैठे थे आज का क्लास के लिए, मुझे लग रहा है। यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। आई लव द एंथुजियाज्म एंड द एनर्जी ऑफ एवरीवन। आप लोगों में जो ये एक अलग तरीके का एनर्जी है सीखने का, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी, ठीक है। यहाँ पर हम एक नई चीज सीखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर जो है मैं पहले आपको बता दूं कि ठीक है, पहले हम एक काम करते हैं, पहले इस चीज को जो यहाँ पर लिखा गया है, ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर जो कुछ एग्जाम्पल्स दिया गया है, इसको हम पहले पढ़ते हैं और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेट्स सी फर्स्ट, पोएट्स मेक द पोएम्स म्यूजिकल एंड डिफरेंट फ्रॉम प्रोज बाय यूजिंग मेनी पोएटिक डिवाइसेस, ठीक है। One of them is using words that begin with the same sound in the same time. पहले हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ पर जो ये पहली लाइन है कि पोएट्स का मतलब क्या है? पोएट यानी कि कवि या फिर कवयित्री। अगर मतलब कोई लेडी के बारे में बात करते हैं जो कविता लिखते हैं, उसे हम हिंदी में कवयित्री कहते हैं, राइट। और अगर कोई मेल है या फिर कोई जेंट्स है, राइट, तो वो अगर पुरुष अगर हम कहें तो वो अगर कविता लिखेंगे तो उन्हें कवि कहते हैं, ठीक है। लेकिन आज के जमाने में मतलब नॉर्मली इंग्लिश में अगर हम उसे ट्रांसलेट करें तो पोएट, पोएटेस, ऐसे जेंडर वाइज हम पहले पढ़ते थे, लेकिन आजकल पोएट कहेंगे तो मतलब वो मेल के लिए भी लागू होता है और फीमेल के लिए भी लागू होता है, ठीक है। तो ये जस्ट एक जनरल नॉलेज के लिए था। तो नॉर्मली जो कवि होते हैं, बेटा समवन्स माइक इज अनम्यूटेड, तो जरा आप अपना अपना माइक चेक कर लीजिएगा, म्यूट पे रखिए, जब बताएंगे तब आप अनम्यूट करके बात कीजिए, ठीक है। पोएट्स मेक द पोएम्स म्यूजिकल। अब पोएट का मतलब क्या है? कवि, और पोएम का मतलब क्या है? कविता, ठीक है। तो जो भी कवि जब कविता लिखते हैं उसे वो एक म्यूजिकल यानी कि एक सुर देने की कोशिश करते हैं, या फिर एक सुर, ताल, छंद, ये सब हम जो कहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक आपका माध्यम होता है कि वो सुरीला बन जाता है, राइट। तो नॉर्मली हम कोई भी एक टेक्स्ट जब पढ़ते हैं
तो वो अगर प्रोज फॉर्म में या फिर एक लेसन या फिर गद्य के फॉर्म में अगर होता है तो कहीं ना कहीं वो हम एक नॉर्मल वे में पढ़ते हैं, जिसमें हाँ अगर कोई वॉइस मॉड्यूलेशन से पढ़े तो उसे आप मजेदार बना सकते हैं वो टेक्स्ट को। लेकिन नॉर्मली प्रोज से ज्यादा पोएम या फिर कविता में हम देखेंगे तो एक म्यूजिक का टच होता है, कहीं ना कहीं एक सुर का टच होता है, वो एक रिदम में आपको मतलब अच्छा लगता है सुनने में या फिर पढ़ने में। ऑलराइट, और इसीलिए एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोज। प्रोज का मतलब क्या है? गद्य, और पोएट्री को क्या कहेंगे हम? पद्य। ठीक है, तो ये प्रोज से थोड़ा सा अलग हो जाता है। और ये किस तरीके से अलग बनाया जाता है? बाय यूजिंग मेनी पोएटिक डिवाइसेस। अब ये जो पोएटिक डिवाइसेस होता है, इसे नॉर्मली हम इंग्लिश के पोएट्री को जब हम पढ़ते हैं, पोएम को जब हम पढ़ते हैं, तो पोएटिक डिवाइसेस में हम दो चीजें जो है हम उसे उल्लेख करते हैं। दो चीजों का उल्लेख होता है पोएटिक डिवाइसेस में। पहला ये कि एक होता है राइम स्कीम और दूसरा होता है फिगर्स ऑफ स्पीच। ठीक है, अब अगर हम राइम स्कीम कहे तो शायद मैंने इनिशियल टाइम में जब मैं लेक्चर्स लेती थी तभी एक आध लेक्चर में मैंने ये मेंशन किया था कि जैसे अगर आप एक नर्सरी राइम का एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि वो नॉर्मली कॉमन होता है और सबको वो पता है, राइट। तो मैं एक सबसे कॉमन और सबसे इजी वाला एक पोएम लेती हूँ, नर्सरी राइम का एग्जांपल। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। अगर आप ये 4 लाइन की जो नर्सरी राइम है इसको अगर हम देखें तो स्टार और आर एक तरीके से उसकी आवाज निकलती है, राइट। और अगर हम तीसरे और चौथे लाइन का एग्जांपल ले तो हाई और स्काई, तो ये एक आई इस तरीके से आपकी कानों में आवाज पड़ती है। तो जहां पर हम या ऐसे वर्ड्स जो लास्ट के जो एक पर्टिकुलर लाइन है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ओके, तो लास्ट वर्ड जो होता है वो लाइन का, उसे हम यूज करते हैं। एंड जनरली लास्ट वर्ड्स अगर आपका एक तरीके से शब्द उसका निकलता है तो इंग्लिश में उसे कहेंगे राइमिंग वर्ड्स। तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। तो हमने लास्ट के जो 4 वर्ड्स हैं हर एक लाइन के वो हमने ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार और आर एक तरीके से है तो इसे हम कंसिडर करेंगे एज ए। सिमिलरली हाई और स्काई मैच करता है, लेकिन ये फर्स्ट 2 वर्ड्स के साथ मैच नहीं करता, इसके लिए इसे हम कंसिडर करेंगे एज बी। और हाई और स्काई, आई ये वाला शब्द आपके कान में पड़ता है, तो ये 2 सिमिलर साउंड हो गए, दीज आर राइमिंग वर्ड्स। तो इसके लिए ये 2 के लिए हम बी यूज करेंगे। तो अगर इंग्लिश पोएट्री में अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द राइम स्कीम of the poem Twinkle Twinkle Little Star of the nursery rhyme, तो आप कहेंगे the rhyme scheme of this poem is A right। वैसे अलग अलग टाइप के पैटर्न्स होते हैं, A B C B, ऐसे अलग अलग पैटर्न होता है। अगर मैं पैटर्न के बारे में बात करूं तो उसका क्या मतलब होता है कि एक डिजाइन, जैसे आज मैंने ये वाला ड्रेस पहना, राइट, तो अभी यहाँ का रेड पोर्शन का पैटर्न अलग है, यहाँ का जो बॉर्डर है उसका पैटर्न अलग है, राइट। तो ये एक डिजाइन का, एक कपड़े के डिजाइन का आप पैटर्न बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं कविता में, यहाँ पर राइम या फिर जो सेम टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, साउंड वर्ड्स, उसका पैटर्न आप समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है कि आप किस तरीके से आप राइम स्कीम को ढूंढेंगे, राइट। तो यहाँ पर सिमिलरली ये एक राइम स्कीम का, दिस इज वन पोएटिक डिवाइस। दूसरा पोएटिक डिवाइस क्या है? फिगर्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो नॉर्मली हम इंग्लिश में जब ग्रामर पढ़ते हैं आपको लगेगा कि हाँ हमें तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब ये सब पता है, लेकिन दोज आर पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि जब आप एक सेंटेंस को पढ़ते हैं उसका अलग अलग आप भाग करेंगे, एक एक शब्द अलग अलग कैटेगरी में पढ़ता है। तो कोई संज्ञा या फिर नाम जिसे हम मराठी में कहते हैं, या फिर सर्वनाम, ठीक है, फिर क्रिया, विशेषण, अलग अलग
ये सब जो है, ये जो है उसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहेंगे। आज अभी जो मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज फिगर्स ऑफ स्पीच। अब फिगर्स ऑफ स्पीच का ओवरऑल एक पर्पस क्या होता है? जब हम कोई भी चीज को यूज करते हैं, उसका एक जरूरत होता है या फिर उसका एक पर्पस होता है। अगर मैं ये करा रही हूं तो इसका क्या पर्पस है, इसको आप सीख कर क्या करेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए, राइट? तो सिमिलरली, जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज माई पर्पस राइट नाउ? बिकॉज आई एम अ टीचर, माई पर्पस इज टू टीच एंड यू आर द स्टूडेंट्स, यू आर द लर्नर्स। तो आपका पर्पस क्या है? सीखना। तो यहाँ पर हम दो जो है या फिर कोई भी टीचर या स्टूडेंट जब एक साथ मिलते हैं क्लास में, तो उनका पर्पस क्या होता है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। कि अभी हम मिल रहे हैं तो हमारे मीटिंग का पर्पस क्या है? तो मीटिंग का पर्पस ये है कि एज अ टीचर मैं आपको सिखाऊंगी और एज अ स्टूडेंट आप सीखेंगे, राइट? दिस इज द मीनिंग ऑफ पर्पस। तो यहाँ पर अगर हम फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करें, तो फिगर्स ऑफ स्पीच का पर्पस क्या है, उसका क्या जरूरत है? ये जरूरत है कि फिगर्स ऑफ स्पीच जो होता है वो नॉर्मली आपको पोएट्री में यूज करते हुए दिखाई देगा, कविता में आपको यूज करते हुए दिखाई देगा। उसका ये मतलब है कि जो एक लैंग्वेज की जो सुंदरता है, ठीक है, भाषा की जो सुंदरता है, उस चीज को ये फिगर्स ऑफ स्पीच और बढ़ा देता है। अभी देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूं, राइट, तो आप जब बाहर जाते हैं, हमेशा आप पार्टी वेयर नहीं पहनेंगे, हमेशा आप बनारसी साड़ी या फिर कुर्ता पैजामा शेरवानी, नॉर्मली जो शादी के त्योहारों में जब पहना जाता है, जिस तरीके से ड्रेसिंग की जाती है, वहां पे आप उस तरीके से ड्रेसअप हमेशा नहीं करेंगे। बट यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल। प्रेजेंटेबल का मतलब क्या है कि अभी जैसे अगर मैं क्लास ले रही हूँ, राइट, तो मैं ऐसे ही नहीं बैठ सकती जैसे कि मैं नींद से उठकर आ गई हूँ, बाल खुले हुए, या फिर मतलब बिंदी नहीं पहना, या फिर ऐसे ही मतलब जैसे तैसे ड्रेस पहन के बैठ गए। इस तरीके से आपको बिल्कुल भी मैं प्रेजेंटेबल नहीं लगूंगी, राइट? आपको लगेगा कि ये क्या, नींद से उठकर आ गए, या फिर जैसे घर पे रहते वैसे ही आप बैठ गए। तो ये एक तरीका होता है, ठीक है। घर पे आप जब कोई नहीं रहता, आप आराम से कैजुअल ड्रेस में रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई आपके घर में कोई मेहमान आता है, गेस्ट आता है, या फिर आपको कहीं पे बाहर जाना होता है, या फिर रेगुलरली आप एक क्लास के लिए बैठते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो आपका एक अलग तरीके से एक प्रेजेंटेबल वे में, कि ठीक है आप हमेशा बिल्कुल मेकअप करके मत बैठिए, लेकिन एक ढंग के तरीके से आपको प्रेजेंट करना चाहिए खुद को, ताकि जो सामने वाला इंसान है वो भी आपको देखकर आपको लगेगा कि हाँ, ये चलिए, ये जो है एक प्रेजेंटेबल वे में आए हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम कि नॉर्मल भाषा में तो हर कोई बात करता है, राइट, लेकिन उसी चीज को जब आप थोड़ी सी कुछ ऐड करके, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके जब आप उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं, दैट इज द वर्क ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच, ठीक है। अब वहां पर अलग अलग बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच है, राइट, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली जो ये वाला जो एग्जाम्पल है जो यहाँ पर टेक्स्ट बुक में दिया गया है, दैट इज कॉल्ड एज alliteration. All right, let's see what is alliteration. All right, one of them is using words that begin with the same sound in the same time. अब यहाँ पर पहला एग्जाम्पल क्या दिया गया है? ब्यूटिफुल बर्ड्स। अब दो लगातार एक के बाद एक, कोई गैप नहीं है, बीच में कोई दूसरा या तीसरे वर्ड का कोई यहाँ पर एंट्री नहीं है, एक के बाद एक लगातार, जैसे वन के बाद इमीडिएटली उसके बाद टू आता है, राइट, थ्री नहीं आता। तो वन के इमीडिएटली बाद जब आप टू लगाते हैं, यानी कि एक के बाद एक, टू कंसेक्यूटिव वर्ड्स, राइट, या फिर नंबर्स। यहाँ पर जब हम एक के बाद एक लगातार दो वर्ड्स एग्जैक्टली सेम टू सेम साइड बाय साइड रखते हैं, उसे हम कहेंगे कि कॉन्जिक्यूटिव, यानी कि एक के बाद एक, कोई गैप नहीं है, इमीडिएटली नेक्स्ट वर्ड। तो दोनों के दोनों वर्ड्स अगर आप देखें, फर्स्ट एग्जांपल में लेटर बी से शुरू होता है, राइट। अगर हम देखें तो यहाँ पर आंखों से अगर आप देखें तो दोनों वर्ड्स लेटर बी से, यानी कि बी अक्षर से शुरू होता है। जब हम आंखें बंद करके जब हम उसे उच्चारण करेंगे तो दोनों में आपका ब साउंड ही आएगा, ना कि एक में ब और दूसरे में भ। कोई अलग वर्ड नहीं है, सेम दिखने में भी सेम और सुनाई देने में भी सेम टू सेम। तो ब्यूटीफुल बर्ड्स,
ठीक है, तो ब साउंड का यहाँ पर उच्चारण हो रहा है, राइट। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल इज सैड सॉन्ग, तो सैड भी स अक्षर से शुरू हो रहा है, सॉन्ग वर्ड इज ऑल्सो स्टार्टिंग विथ स साउंड। समझ में आया? नेक्स्ट इज, अब देखिए यहां पर हमने देखा कि सैड सॉन्ग जो है दोनों वर्ड्स एस लेटर से शुरू हो रहा है, लेकिन इमीडिएटली जब हम थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं तो ये दोनों वर्ड्स भी स साउंड से स्टार्ट हो रहा है, या फिर एस लेटर से, नॉट स साउंड बट एस लेटर से शुरू हो रहा है इंग्लिश के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर स्टेपिंग दिया गया है, यहाँ पर स्टोन दिया गया है, लेकिन अगर आप आंखों को बंद करके अगर आप सिर्फ शब्दों के उच्चारण पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर स साउंड नहीं निकल रहा है, यहाँ पर एक जिसे हम कहेंगे संयुक्त शब्द, ओके, यानी कि स और ट दोनों को मिलाकर जो एक शब्द आता है स्ट, ठीक है, हाफ। तो अगर आप देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखने की कोशिश करेंगे तो आप स को हाफ स यूज करेंगे, राइट, पूरा स यूज नहीं करेंगे, हाफ स और उसके बाद पूरा ट और उसके ऊपर एक आप एकार की मात्रा देंगे, तो आपका क्या उच्चारण होगा? स्टेपिंग। तो स्ट साउंड जो है ऊपर का आप छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप देखें तो स्ट साउंड आपका कान में पड़ता है, राइट। सिमिलरली सेकंड वर्ड जो है उसके ठीक पीछे वाले बगल वाली जो वर्ड है स्टोन, उसमें भी स्टो ओकार का साउंड आपको आ रहा है, लेकिन अगर आप उसका बेस साउंड देखें तो दैट इज स्ट साउंड अगेन। तो यहाँ पर इंग्लिश के हिसाब से उसके पहले वाले कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप कंपेयर करें तो दैट इज प्योरली स साउंड, सैड सॉन्ग स। लेकिन जब आप उसका नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखेंगे यहाँ पर हाफ स और पूरा ट यानी कि स्ट साउंड का आपको उच्चारण हो रहा है। तो इफ यू नोटिस स्टेपिंग स्टोन, तो स्ट इज सेम। नाउ लेट्स चेक द फोर्थ कॉम्बिनेशन, सिटी साइट। अब यहाँ पर ये है कि इसीलिए इंग्लिश जो है कभी कभी हम हमें जिनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो उनको लगता है कि अरे बाप रे ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइप का लैंग्वेज है, राइट। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपकी लैंग्वेज को या फिर इंग्लिश सीखने का जो तरीका है उसे आपको मजेदार भी बना देती है, क्योंकि इतने वैरायटीज होते हैं, इतने कॉम्बिनेशन होते हैं, तो ये आपको अलग अलग तरीके से नई नई चीजों को सीखने की प्रेरणा देता है। अब देखिए जैसे अभी हम अगर 1 2 3 4 ओके, फोर्थ वाला कॉम्बिनेशन अगर हम ले लें तो CITY इज प्रोनाउंस्ड एज सिटी, ओके, और SITE इज प्रोनाउंस्ड एज साइट। अगर आप आंख बंद करके सुनेंगे तो सिटी में स का वर्ड उच्चारण आ रहा है एंड साइट में भी स का उच्चारण आ रहा है, राइट। लेकिन जब हम आंखों से देख रहे हैं तो हम इसे इस तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ पर तो सी लेटर यूज किया गया है या फिर सी अक्षर को यूज किया गया है। सिमिलरली नेक्स्ट वर्ड इज नॉट बिगिनिंग विथ सी लेटर बट रादर इट इज बिगिनिंग विथ एस लेटर। तो यहाँ पर दो अलग अलग अक्षरों से शुरू किए हुए वर्ड्स का कॉम्बिनेशन बनाया गया है, सिटी साइट यानी कि शहर का दृश्य, ठीक है, या फिर शहर के एक पर्टिकुलर जगह को आप यहाँ पर बताने की कोशिश करें तो सिटी साइट, राइट। तो लेकिन यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है या फिर शुरू हो रहा है सी लेटर से, दूसरा वर्ड शुरू हो रहा है एस लेटर से, लेकिन दो अलग अलग अक्षरों से शुरू किए हुए वर्ड्स का उच्चारण सेम अक्षर वाला आपको सुनाई देगा, सिटी साइट, स। ऑल राइट, नेक्स्ट इज लास्ट वाला कॉम्बिनेशन, नो वन नोज। अब नो वन इज वन वर्ड, यहाँ पर गैप दिया गया है आपको नो और वन के बीच में, लेकिन ये इस तरीके से अगर आप देखें तो नो वन यानी कि कोई भी नहीं, नो वन नोज यानी कि किसी को भी पता नहीं है। इसका सीधा अगर मैं आपको ट्रांसलेट करके बताऊं तो, लेकिन मजेदार बात यह है कि नो वन में आपको नो का उच्चारण आ रहा है। जब आप दूसरा वर्ड को देखेंगे
तो नोज, वहां पर भी आपको नो का ही उच्चारण आपके कानों में पड़ रहा है या फिर शब्द पड़ रहे हैं, राइट। लेकिन सेम वे इफ यू सी एंड नोटिस विथ योर आईज, अगर आप आंखों से देखें, सुनाई देना अगर आपका बंद हो जाता है, अगर आप आंखों से सिर्फ देखें, तो देन यू विल ऑब्जर्व कि पहला वाला जो वर्ड है नो वन, उसमें नो शुरू होता है डायरेक्टली न साउंड से या फिर एन लेटर से, जिसका उच्चारण न है, दैट इज अंडरस्टूड। लेकिन मजेदार बात यह है कि यहाँ पर तो चलिए कम से कम दो अलग अलग सिंगल सिंगल लेटर्स थे, सिटी का भी स साउंड सी लेटर और यहाँ पे स का एस लेटर भी स साउंड, लेकिन यहाँ पर एक है एक ही अक्षर वाला जहां पर सीधा सीधा आपको न साउंड सुनाई दे रहा है, दैट इज लेटर एन। लेकिन जो दूसरा वर्ड है नोज, वहां पर अगर आप देखें तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेटर्स के एंड एन, लेकिन के आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन के इज देयर एंड इट इज रिक्वायर्ड फॉर द स्पेलिंग। स्पेलिंग के लिए आपको वो लेटर चाहिए, के लेटर चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको क का साउंड नहीं आ रहा है, यहाँ पर के लेटर इज कॉल्ड एज साइलेंट लेटर। तो जो उच्चारण है वो पहले वाले शब्द का उच्चारण नहीं है, पहले अक्षर का उच्चारण है ही नहीं, लेकिन वो वहां पर प्रेजेंट है, वो वहां पर चुपचाप बैठा हुआ है, राइट। लेकिन जो उच्चारण है, एक मिनट बेटा, लेट मी फिनिश विथ माय एक्सप्लेनेशन, उसके बाद में आपके डाउट्स ले रही हूँ। उच्चारण जो है वो सेकेंड लेटर से शुरू होता है, यानी कि नोज, तो एन लेटर से वो शुरू हो रहा है, के लेटर इज देयर बट इट इज साइलेंट, ओके। यू हैव टू pay attention only to the pronunciation or the word which is pronounced from the second letter। तो ये अगर मैं आपको थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करूं, तो अभी का जो क्लास है फॉर एग्जाम्पल, राइट, तो कहीं ना कहीं मुझे मेरे दिमाग में ये मजेदार एग्जाम्पल आया, मेरे लिए मजेदार ही मैं बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो फिलहाल ये ऑनलाइन या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम जो अभी क्लास ले रहे हैं, तो मैं सिखा रही हूं तो नेचुरली मेरी आवाज ही आपको सुनाई देगी, राइट। अगर कोई मुझसे कोई सवाल पूछे तो वो अनम्यूट करके मेरे से बात करेगा, तब जाके उसकी आवाज आएगी। नहीं तो अगर कोई मेरे से बात अभी नहीं कर रहा है, सब लोग म्यूट पे है, तो फिर भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही यहाँ पर प्रेजेंट हूं, मैं बोल रही हूँ, मेरी आवाज आ रही है तो सिर्फ मैं ही प्रेजेंट हूं, ऐसा नहीं है। प्रेजेंट बहुत सारे जन है, यहाँ पर स्टूडेंट्स भी प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर कोऑर्डिनेटर्स भी प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेमा मैम भी प्रेजेंट है। तो कहीं ना कहीं वो भी है कि अगर कोई बाई चांस टेक्निकल इश्यू आते हैं तो दे आर देयर टू हेल्प मी, राइट। या फिर अगर कोई पहला क्लास है तो प्रेमा मैम यहाँ पर इंट्रोडक्शन के लिए हेल्प करते हैं, बट देन दे आर देयर। मैं बात कर रही हूं करके सिर्फ मैं प्रेजेंट हूं और बाकी सब लोग है ही नहीं, ऐसा नहीं है। दे आर ऑल देयर बट दे आर साइलेंटली प्रेजेंट, बट देयर प्रेजेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेम एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर रिलेट करें तो यहाँ पर इसी तरह से है कि उनका प्रेजेंस जरूरी है, उनके बिना ये काम नहीं हो सकता। सेम वे यहाँ पर ये जो सेकंड वाला जो नोज का जो एग्जाम्पल है, के लेटर इज साइलेंट इन दैट सेंस, तो स्पेलिंग में उसका जरूरत तो है जरूर, क्योंकि उसके बिना ये वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाएगा, ये वर्ड सेम टू सेम नहीं रहेगा, इसका उच्चारण कुछ और हो जाएगा और ये पूरा एक बेमतलब का वर्ड बन जाएगा जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो इसका अर्थ को बनाए रखने के लिए के लेटर विच इज साइलेंट, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट एंड द प्रेजेंस ऑफ द लेटर के इज रिक्वायर्ड, ठीक है। लेकिन यहां पर यह ध्यान रखिए कि नो वन में सिर्फ एन लेटर है, लेकिन सेकंड नोज में जहां पर हम पता होने की बात कर रहे हैं कि नो वन नोज, यानी कि किसी को भी पता नहीं है, पता होना ना होना, लेकिन पता होने की जो हम बात कर रहे हैं, तो नॉलेज, नोज, वो वाला वर्ड जो है इट बिगिंस विथ के लेटर विच इज साइलेंट बट यू हैव टू प्रोनाउंस फ्रॉम द सेकंड लेटर ऑनवर्ड्स। इसके लिए ये ऐसा एक कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर डाला गया है। अब इस तरीके से अगर आप देखें तो दो शब्द जो एग्जैक्टली सेम टू सेम साइड बाय साइड, एक के बाजू में एक जो बिठाया जाता है,
ऐसे वाले शब्द में जब आपको कोई एक पर्टिकुलर अक्षर जिससे ये वर्ड शुरू होता है, राइट, तो यहाँ पर सिर्फ स्टार्टिंग का ही साउंड को हम पकड़ेंगे, बीच का कोई भी साउंड को या फिर कोई भी शब्द को हम नहीं लेंगे। तो कोई भी वर्ड जब एक पर्टिकुलर शब्द से या फिर एक पर्टिकुलर उच्चारण से शुरू होता है, उसी को हम पकड़ेंगे। तो जैसे ब्यूटीफुल बर्ड्स में ब का साउंड, सैड सॉन्ग में स का साउंड, स्टेपिंग स्टोन में स्ट का साउंड, सिटी साइट में फिर से स का साउंड, एंड नो वन नोज में न का साउंड। ये 5 एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि इंग्लिश में चाहे कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स कुछ भी हो, लेकिन अगर आप कानों से सही तरीके से सुनाई देंगे तो आपको एक ही आवाज आपके कान में पड़ेगा। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को फिगर्स ऑफ स्पीच का नाम है एलिट्रेशन। क्या कहेंगे? एलिट्रेशन। जो यहाँ एलिट्रेशन, यस, वेरी गुड। तो यहाँ पर देखिए, अनुग्रह बोलते हैं सॉरी मैम, मराठी में अनुग्रह बोलते हैं। इसको अनुग्रह कहते हैं क्या? अच्छा, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी हर एक भाषा में अलग अलग तरीके से, तो अभी हम इंग्लिश में जिसे फिगर्स ऑफ स्पीच के नाम से पढ़ रहे हैं, तो नॉर्मली वो ग्रामर में आपको कोई भी भाषा में उसके तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। ऑल राइट, तो इफ यू से एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड कि इसको अनुग्रह कहते हैं, इंग्लिश में इसको फिर एलिट्रेशन कहेंगे, ठीक है। तो दिस डिवाइस इज कॉल्ड एज एलिट्रेशन एंड बिलोंग्स टू सेट ऑफ, यानी कि वो एक कॉम्बिनेशन होता है ऑफ सिमिलर डिवाइसेस नेम्ड फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच एड टू द ब्यूटी ऑफ अ पोएम। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही कहा था कि कोई भी भाषा की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, और स्पेशली ये जब हम पोएम में यूज करते हैं, कविता में यूज करते हैं, पोइट्री कॉम्प्रिहेंशन में यूज करते हैं, उसकी भाषा को, कविता की भाषा को आप, उसकी सुंदरता को जब आप बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो इस तरीके से फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने एग्जाम्पल्स लिए कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स के, सिर्फ 2 कॉम्बिनेशन आपको दिया गया है, राइट, 2 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन को दिया गया है। यहाँ पर कोई भी सेंटेंस को या फिर लाइन का एग्जाम्पल हमने नहीं लिया, या फिर दूसरे किसी भाषा का एग्जाम्पल नहीं लिया। लेकिन अगर मैं एलिट्रेशन की एग्जाम्पल कहूं, तो इंग्लिश में मैं आपको एक सेंटेंस बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, she sells seashells on the seashore। अब she यानी कि पहला वाला जो she है वो किसी महिला की या फिर किसी लड़की के बारे में बात की गई है, प्रोनाउन, राइट। तो जैसे मतलब किसी महिला या स्त्री के लिए हम she वर्ड को यूज करेंगे एज अ प्रोनाउन, और जब हम किसी पुरुष के लिए यूज करेंगे वी यूज द वर्ड ही। लेकिन यहाँ पर हमने क्या कॉम्बिनेशन लिया? she sells seashells on the seashore। ये इस सेंटेंस का अर्थ ये है कि पहला वाला जो she है वो हम किसी महिला या लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। सेकेंड वर्ड इज sells। sell का मतलब क्या है? यहाँ पर बेचना, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऐसी महिला के बारे में बात की गई है जो कोई चीज या फिर कोई सामान को वो बेच रही है। वो क्या बेच रही है? सीशेल्स। सीशेल्स का मतलब क्या है कि जब आप समुंदर के किनारे जाते हैं तो वहां पर आपको छोटे छोटे शंख या फिर ऐसा कुछ आप ऐसे उठाते हैं, राइट। कभी कभी ऐसे चलते हुए शंख को भी आप देखेंगे, या फिर जो जिसमें जान नहीं होती ऐसे पड़े हुए हैं, और इसको हम फिर लेकर आते हैं, उसकी ज्वेलरी बनाते हैं। देखते हैं कि रेत में भी होता है वो। यस, राइट। तो ऐसे शंख को जो हम उठाते हैं तो उसे हम इंग्लिश में सी शेल्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने समुंदर के किनारे से वो शेल को आपने उठाया है, राइट। शेल यानी कि वो जो छोटा सा कीड़ा जैसे होता है वो उसके अंदर होता है, लेकिन उसके ऊपर का जो स्किन है या फिर उसकी जो कवरिंग है, जो नॉर्मली हम कछुए के ऊपर जो कवरिंग होता है वो बहुत सख्त होता है, राइट। और अंदर कछुआ जो है वो मतलब बहुत डेलिकेट होता है। सेम वे शेल भी वैसे ही है कि अंदर का पोर्शन जो है, जो कीड़े की तरह होती है, वो बहुत डेलिकेट होता है, और ऊपर वाला जो पोर्शन है दैट इज वेरी हार्ड, और वो उसे प्रोटेक्ट करता है, राइट। क्योंकि हम जैसे इंसान जब उस जगह पर जाते हैं तो फिर नॉर्मली हमारे
पैर के नीचे एक्सीडेंटली अगर वो आ भी जाए तो उनकी जान जानी नहीं चाहिए, तो वो शेल जो है उसे प्रोटेक्ट करता है, वो एक कवरिंग है, राइट। तो इसको हम इंग्लिश में सी शेल्स कहते हैं, ऑन द सी शोर। और ये कहाँ पर, ये जो महिला या फिर लड़की जो इस सी शेल्स को बेचने का काम कर रहे हैं, वो कहाँ पर कर रहे हैं, किसी दुकान में कर रहे हैं क्या? नहीं। अगर दुकान बनाया भी है तो वो टेम्परेरी दुकान कहाँ पर बिठाएंगे? सी शोर पे, यानी कि समुंदर के किनारे पे। आप देखेंगे कि जैसे गोवा जैसे जगह हो गया, तो यहाँ पर नॉर्मली समुंदर जो एक आपको अट्रैक्ट करता है, राइट। आप घूमने के लिए जाते हैं तो वहां पर समुंदर के किनारे पे आपको छोटी छोटी जो है टेम्परेरी दुकानें आपको दिखाई देंगे। तो ऐसे कोई दुकान में कोई ऐसे महिला जो सीशेल्स को बेचने का काम कर रहे हैं, तो इंग्लिश में नॉर्मली इसे हम टंग ट्विस्टर्स कहते हैं, कि जिसको बोलते बोलते आपकी जीभ जो है वो मतलब एक शब्द के ऊपर दूसरा शब्द मतलब आ जाएगा, ऐसे ओवरलैप हो जाएगा, और वो कहीं ना कहीं उच्चारण आपका सही नहीं रहता। तो इसी को जब आप गेम्स में आप देखेंगे, पार्टी गेम्स में ये थोड़ा सा इस तरीके के मजेदार गेम्स को वो यूज करते हैं, टंग ट्विस्टर्स को, कि चलिए आप ये जरा फास्ट बोलकर बताइए। तो नॉर्मली आप जो देखेंगे, मैं ये टंग ट्विस्टर्स के बारे में क्यों एग्जांपल दे रही हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टंग ट्विस्टर्स हैव दिस एलिट्रेशन एज फिगर्स ऑफ स्पीच। तो इसी को अगर हम फास्ट कहने की कोशिश करें तो शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। अब चलिए, जिसको इंग्लिश आता है वो शायद मैनेज कर भी ले, लेकिन जब आप ज्यादा स्पीड बढ़ाकर बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं स के जगह पे श आ जाएगा और श के जगह पे स आ जाएगा, ठीक है। अब और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हिंदी का एक एग्जांपल लेती हूं मैं, जो बहुत ही कॉमन है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी की चम्मच से चटनी चटाई। तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है दैट इज ऑल्सो एलिट्रेशन एग्जाम्पल, लेकिन ये मैंने हिंदी भाषा से लिया है। यहाँ पर विच साउंड या फिर विच लेटर इज गेटिंग रिपीटेड, विच लेटर्स साउंड इज गेटिंग रिपीटेड, च साउंड। तो इंग्लिश में अगर आप उसका कॉम्बिनेशन देखेंगे तो सी एंड एच का कॉम्बिनेशन बनेगा, राइट। नॉर्मली ये कॉम्बिनेशन होता है। तो ऐसे ही आपको कुछ और कॉम्बिनेशंस का जो है एग्जाम्पल्स ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, ऑलराइट। तो इसको आई होप कि आपको एलिट्रेशन का जो एग्जाम्पल है ये आपको आज समझ में आया है। यस टीचर। यस मैम, यस टीचर। ओके, ऑलराइट, समझ में आ गया टीचर। समझ में आ गया, वेरी गुड, ऑलराइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज, आई जस्ट होप कि हम ये वाला पार्ट खत्म कर सकते हैं आज के क्लास को वाइंड अप करने से पहले। ऑलमोस्ट टाइम अप हो रहा है, बट देन वी कैन कंप्लीट दिस पार्ट। अगर आपके पास 2 मिनट का टाइम हो तो ये हम समझ लेते हैं, दूसरा वाला भी। ओके टीचर। नाउ हियर, यस, टीचर। थैंक यू। पोएट्स ऑल्सो मेक यूज ऑफ वर्ड रिजेंबल अ साउंड। यहाँ पर हम, ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर ज्यादा ये मतलब डिटेल में पढ़कर मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। आपको मैं सिर्फ ये थोड़ा सा एक आइडिया देना चाहूंगी कि जो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है इट इज प्रोनाउंस्ड एज ओनोमैटोपोइया। किस तरह से आप प्रोनाउंस करेंगे? ओनोमैटोपोइया। ओके, तो यहाँ पर देखिए ONO, ओनो, MATO, मैटो, POEIA, पोइया, ठीक है। तो ओनोमैटोपोइया। अब नॉर्मली ओनोमैटोपोइया का क्या मतलब होता है कि एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जहां पर कुछ ऐसे शब्द है जिसको आपको समझाना नहीं पड़ेगा। मतलब नॉर्मली हम कहते हैं ना कि ये शब्द का मतलब क्या है, तो आपको यहाँ पर अर्थ ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दीज आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी साउंड वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द जिससे कुछ आवाज निकलती है, तो किस तरीके की आवाज निकलती है तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर अंदर के रूम में बैठ के अगर मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन किचन में अगर कोई काम कर रहा है और एक्सीडेंटली उनके हाथ से स्टील का कोई बर्तन गिर जाता है, राइट। अब वो ग्लास गिरा कि प्लेट गिरा कि चम्मच गिरा वो मुझे नहीं पता, लेकिन स्टील का आवाज एक अलग होता है, राइट। सिमिलरली अगर कोई कांच का सामान गिरकर अगर टूटता है तो कांच का आवाज अलग होता है, राइट। तो आपको ये जो आवाज की जो डिफरेंस समझ में आ जाएगा,
ये साउंड रिलेटेड होता है, शब्दों से होता है, आवाज से होता है, राइट। तो इंग्लिश में भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको आपको समझाने के लिए अलग अलग वर्ड्स की सहायता की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, किसी किसी को जैसे आप लोग हिंदी मराठी मीडियम के बच्चे हैं तो आप लोगों को कुछ कुछ वर्ड्स के मतलब के लिए शायद हेल्प लेना पड़े, हर एक का नहीं, बिकॉज आई नो वेरी वेल दैट यू ऑल आर वेरी स्मार्ट। और नॉर्मली आप लोग जिस तरीके से अपने आप को तैयार करते हैं तो हर एक वर्ड का मतलब मेरे बोलने से पहले आप लोग बता देते हैं, लेकिन कुछ शब्द को के लिए शायद आपको हेल्प की जरूरत पड़े। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि आप एक कॉमिक बुक पढ़ रहे हैं, राइट, जैसे टिनटिन हो गया या फिर चाचा चौधरी हो गया, तो नॉर्मली आप जब कॉमिक्स पढ़ते हैं या फिर स्टोरी बुक पढ़ते हैं तो वहां पर कुछ चित्र दिया जाता है, कुछ पिक्चर्स दिए जाते हैं और उसके ऊपर एक स्पीच बबल होता है जहां पर डायलॉग लिखा जाता है, तो उसे हम कॉमिक्स कहते हैं, राइट। अब ऐसे कॉमिक्स में अगर कोई कैरेक्टर ने कुछ कहा और फिर नेक्स्ट बॉक्स में ऐसा दिखाई देगा कि कोई मतलब बहुत ही आश्चर्यचकित से या फिर डर के मारे ऐसे एक्सप्रेशन से वो पीछे की तरफ देख रहा है और पीछे कुछ ऐसा स्टार 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 जैसे फॉर एग्जाम्पल हरा, लाल और काले रंग से अगर कुछ ऐसा कुछ मतलब धुआंधार कोई शेप के अंदर अगर आपको ये वर्ड दिखे बूम, BOOM, बूम, तो आपको क्या समझ में आएगा, पहले मुझे ये बताइए। मैम बूम मतलब धमाका। Wonderful, wonderful. So you see, I told you, you all are very, very smart kids. तो देखिए मैंने आपको समझाया भी नहीं, मैंने सिर्फ ये कहा, मैंने आपको सिर्फ सिचुएशन दे दिया, राइट, कि अगर कोई डर के पीछे देखता है और पीछे ऐसे ऐसे बबल्स के अंदर अगर आपको बूम वर्ड दिखाई देगा तो आपको क्या समझ आएगा, तो आपने ऑटोमेटिकली कह दिया कि ये धमाके की आवाज है। So that's exactly what we are learning right now, onomatopoeia, and the words like these which are called as self-explanatory sound words. Self-explanatory का मतलब क्या है, जो अपने आप को ही एक्सप्लेन करता है, किसी और शब्द का आपको सहायता लेने की जरूरत नहीं है उस वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए। सो दे आर कॉल्ड एज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स, लेकिन वो कोई ऐसे वैसे शब्द नहीं है, दोज आर साउंड वर्ड्स। सो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी साउंड वर्ड्स जब आप यूज करते हैं उसे हम कहेंगे इंग्लिश में ओनोमैटोपोइया और ओनोमैटोपोइक वर्ड्स। तो बूम यानी कि धमाका वाला कोई शब्द, ठीक है। टीचर इसका मराठी अर्थ क्या है? बेटा मुझे उसके लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आई एम नॉट वेरी श्योर हिंदी मराठी में ओनोमैटोपोइया को क्या बोलेंगे, मैं जरा ढूंढ कर बताने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। मुझे जरा टाइम दीजिए, मैं आपको बता दूंगी या फिर मैं मैसेज कर दूंगी, नेक्स्ट क्लास में आप मुझे याद दिलाइएगा। जस्ट 2 minutes मोर एंड देन आई विल वाइंड अप। तो और एक वर्ड फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे इंग्लिश में कहूँ कि आई वॉज वॉकिंग इन द गार्डन, while walking near the bushes I heard a hiss and the hiss word is HISS। तो आप क्या अर्थ निकालेंगे इसका? While walking in the bushes, while walking near the bushes in the garden I heard a hiss। कोई अंदाजा लगा सकता है हिस वर्ड का मतलब क्या है? मैम एक बार फिर बताओ। I was walking in the garden while walking near the bushes, बुश यानी कि छोटे छोटे जो झाड़ पेड़ होते हैं उसके बाजू में जब मैं चल रही थी I heard a hiss। ओके मैं आपको बताती हूँ। अच्छा अगर मैं कहूँ, मैंने आपको कोई एक्शन दिखाया नहीं, बट इफ आई से आई हर्ड अ हिस, नाउ व्हाट विल यू अंडरस्टैंड? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हिसिंग साउंड जो है, नॉर्मली हिसिंग साउंड इज रिलेटेड टू स्नेक, क्योंकि वो ऐसी आवाज निकालता है, राइट। तो दैट इज कॉल्ड एज अ हिस, ऑलराइट। सो हिसिंग साउंड, तो नॉर्मली हिस इज अगेन एन ओनोमैटोपोइक वर्ड,
राइट। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे बैंग, तो अगर कोई दरवाजे से आता है और बिना देखे झट से धड़ाम करके अगर कोई दरवाजा बंद करता है, तो वी से डोंट बैंग द डोर। या फिर अगर क्लास में बैठकर कोई ऐसे 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 धम 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 करके अगर कोई डेस्क को बजाता है, बच्चे लोग मजाक करते करते, तो वी विल से डोंट बैंग द डेस्क। तो बैंग का मतलब क्या है कि ये आवाज जो निकलता है, ठीक है। स्विश, स्विश यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल swoosh, स्विश, ये नॉर्मली मतलब जब कोई तेज एरोप्लेन या फिर कोई पंछी जब बहुत तेज हवा में उड़कर ऊपर से नीचे आता है, तो वी विल से द बर्ड वाज swooshing डाउन, या फिर स्विश आवाज से। तो नॉर्मली वो एरोप्लेन या फिर इस तरीके की आवाजों से ये मतलब कनेक्शन रखता है, राइट। बीप यानी कि नॉर्मली जब हम टेलीफोन में बात करते हैं तो हम क्या कहेंगे कि लीव अ मैसेज। अगर कोई वहां पर दूसरे जगह पर अगर कोई कॉल रिसीव करने के लिए नहीं है, वो फोन पे बात कर रहा है और आप नहीं है, तो कहे ये रिकॉर्डेड मैसेज रहता है कि प्लीज रिकॉर्ड योर मैसेज आफ्टर द बीप साउंड, और उसके बाद एक बीप करके एक आवाज आता है और उसके बाद आप रिकॉर्ड करते हैं। तो दैट इज अगेन ओनोमेटोपोइक वर्ड। रोर, आपको पता चल जाता है कि शेर, सिंह, ये वर्ड्स मतलब बाघ या फिर सिंह जो है ये रोरिंग का साउंड निकालता है, राइट। ट्वीट, नॉर्मली हम पंछियों के साथ जो है ये शब्द को हम यूज करते हैं कि द बर्ड वाज ट्विटिंग, ठीक है, या फिर ट्विटरिंग, ऐसे चॉपिंग। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं नॉर्मली ओनोमेटोपोइया इसे कहते हैं, यानी कि शब्दों का आवाज का जो मतलब आपको अर्थ निकलेगा, दैट इज कॉल्ड एज ओनोमेटोपोइया, ठीक है। तो आज हमने 2 फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़े, वन इज एलिट्रेशन एंड द अदर वन इज ओनोमेटोपोइया, और उसका हिंदी या मराठी वर्ड क्या है वो मैं आपको ढूंढकर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ओके, सो शैल वी फाइंड Okay, ma'am. Good night. Thank you. Good night, ma'am. Good night, madam. बाय बाय। Bye, ma'am. Good night, madam. Good night, ma'am.